मुझे कुछ नहीं, मैं तो अभी ठीक ही हो गई हूँ, अभी आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। तो अनिता जी क्या फील कर रही थी, मीन्स वो अपने आप के लिए अनकंडीशनल लव फील कर रही थी, अपने आप को बहुत प्यार करने लगी। उसको बाहर जो भी आदमी हो या चीज कुछ भी दिखे, उसको अपने आप ही दिख रहे थे उसमें। और सभी जगह सभी लोग सभी में उसको सुंदरता दिख रही थी। किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं फील कर रही थी वो, मेरी मम्मी है, मेरे हस्बैंड है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट है, मीन्स एक अलग ही वर्ल्ड में वो आ चुकी थी। तो इसी दौरान अनिता जी ने ऐसा भी देखा कि उनके भैया बैठे हैं एरोप्लेन में, हांगकांग आ रही है वो इंडिया से अनिता जी से मिलने के लिए, क्योंकि सभी उनको इंफॉर्मेशन दिया कि अनिता जी अपने अंतिम सांसें गिन रही है। तो उसको आखिरी बार देखने के लिए भैया भी आ रहे हैं, वो सब अनिता जी देख रही थी। फिर ऐसे वो जा रही थी, जाते जाते उसने देखा, उसका एक जन्म देखा, उस जन्म में वो और उसका एक छोटा भाई था। इस जन्म में अनूप उनसे 5 साल बड़ा था, लेकिन वो जो अभी इस दूसरे जन्म देख रही थी अभी, उसमें एक छोटा भाई था, वो उनसे उम्र में छोटा था। और एक मिट्टी से बने हुए घर में रह रही है दोनों, और उनके माता पिता दोनों खेत में काम कर रही है। तो ये सब उस जन्म का वो सब सीन्स उन्होंने देखा। फिर वो आगे जाते खुद अपने पापा से मिले। पापा से मिले तो बहुत खुश हो गई, और अपने फ्रेंड सोनी सोनी से भी मिली वो। तो उनके पिताजी और सोनी क्या बोल रहे थे अनिता जी से, अब तू पूरी तरह हील हो चुकी है, तुम्हारे बॉडी में अभी कैंसर की एक भी कण नहीं है, तो अब वापस जा सकती है। लेकिन अनिता जी वापस जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको इस दुनिया बहुत पसंद आया, क्योंकि इधर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं था, एवरीथिंग पीसफुल, सब कुछ पीसफुल था, बहुत खुश था वो, बहुत खुश था। तो वो खुशी छोड़ के वो वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन बाद में उनके फादर ने कहा, "हाँ बेटा, तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है, एक तो तू अपने मौत को अपना लो, एक्सेप्ट कर लो, तेरा डेथ हो गया, ये तो तू दूसरा ऑप्शन है, तो वापस जा सकती है, क्योंकि तेरे अंदर में अभी कैंसर नहीं है, अभी डिसीजन लेना तेरा है।" तो अनिता जी देख रही थी, इस तरफ सब कुछ खुशियां ही खुशियां है, लेकिन उस तरफ मेरे मम्मी जो भगवान से दुआएं मांग रही थी अपनी बेटी के लिए, और एक तरफ उनके भाई आ चुके हैं, उनका दुख, और हस्बैंड वो भी बहुत टूट चुके थे। इन तीनों को देखकर अनिता जी ने डिसीजन बदल ली, वापस आने की डिसीजन ली, और वो वापस आ जाती है। वापस आते ही एक अनिता जी को, वो ऐसी में थी, उनके बॉडी में बहुत एक स्ट्रॉन्ग सा कफ हो गया, खांसी हो गया उनको। तो उनको उनको खांसी का आवाज सुन के सब लोग भाग के आ गए, और डॉक्टर ने देख तो उनके पूरे दोनों लंग्स में पूरे पानी भरे थे। तो डॉक्टर लोगों ने काम करके सिरिंज सुई सब लगा के दोनों लंग से सभी पानी बाहर निकाले। फिर डॉक्टर ने ऐसा देखा तो उनके बॉडी के अंग, सभी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब फंक्शन करने लगे, ये सब बंद हो चुके थे, अभी ये कैसे वापस फंक्शन करने लगा। और कैंसर के लिम्फोमा के दौरान अनिता जी के पूरे बॉडी में लीशंस आए थे, लीशंस मीन्स जख्म हो गए थे, उनका स्किन फट गए थे। तो अभी वो स्किन वापस नहीं जुड़ पाएंगे, उसके लिए एक प्रोसेस रहते हैं ग्राफ्टिंग, मीन्स हमारे बॉडी के दूसरे अच्छे भाग से हमें स्किन निकालना है, और ये जो जख्म है उसके ऊपर लगा के ग्राफ्टिंग करना है। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए डॉक्टर सोच रहे थे, लेकिन दूसरे दिन देखा तो उनके बॉडी में जो भी जख्म थे वो अपने आप हील होने लगा, ग्राफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं थी। फिर डॉक्टर ने सोचा कि कीमोथेरेपी शुरू करेंगे अनिता जी के लिए, लेकिन अनिता जी अंदर ही अंदर बोल रही थी, कीमोथेरेपी की कोई जरूरत नहीं है, मैं हील हो गई हूँ, मेरे अंदर का जो भी कैंसर था वो सब चले गए, मैं अब नॉर्मल हूँ।
लेकिन दूसरों के और डॉक्टर्स के तसल्ली के लिए उन्होंने कीमोथेरेपी के लिए हाँ कर दी। 6 साइकिल कीमोथेरेपी किया। 6 साइकिल करने के बाद डॉक्टर ने देखा तो उनके बॉडी में कैंसर का कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। पहले जब उनको एडमिट किया था, मीन्स 1 हफ्ते पहले, सिर्फ 7 डेज बिफोर, तो उनके ब्रेन के नीचे से शुरू होके पूरे बॉडी में नींबू के जैसे गांठ पूरे बॉडी में थे। नींबू के साइज का गांठ पूरे बॉडी में थे, लेकिन अभी कोई भी वो गांठ नहीं दिख रहे हैं। तो डॉक्टर ने स्कैन किया उनका पूरा बॉडी, तो देखा तो सभी लिम्फ नोड अपने ओरिजिनल साइज में आ चुके थे। कैंसर की वजह से वो स्वेलिंग होके नींबू के साइज के जैसे हो गए थे, लेकिन अभी सब लिम्फ नोड्स, उसको लिम्फ नोड बोलते हैं, वो लिम्फ नोड सभी अपने ओरिजिनल साइज पर आ चुके हैं। ये कैसे हो गया 1 हफ्ते में, ये कैसे हो गया, डॉक्टर तो हैरान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर ने बोन मैरो टेस्ट के लिए सजेस्ट किया। बोन मैरो टेस्ट ऐसा रहता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सुई लगा के स्पाइनल कॉर्ड का अंदर जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो उसी टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कैंसर का सेल है या नहीं। तो बोन मैरो टेस्ट भी नेगेटिव आया। डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ, ये 2 हफ्ते में ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने फिर से बोन मैरो टेस्ट किया, तो उस बायोप्सी के वो प्रोसेस के लिए उन्होंने दूसरे लैब में, दूसरे शहर में भेजकर टेस्ट किया। तो उधर से भी रिजल्ट आया नेगेटिव, मीन्स एक भी कैंसर का सेल अनिता जी के बॉडी में नहीं है। तो सभी डॉक्टर्स का ग्रुप, सब लोग हैरान है, कैसे हो गया, ये नामुमकिन है। 2 हफ्ते में 4th B स्टेज में था। जब अनिता जी को हॉस्पिटल में एडमिट करते वक्त उनका स्टेज कैंसर का 4th लेवल था। इसी स्टेज में ये 2 हफ्ते में ऐसे कैसे पूरी तरह नॉर्मल बन गए, किसी के पास आंसर नहीं था। तो डॉक्टर को अनिता जी को डिस्चार्ज ही करना पड़ा, क्योंकि बिना कैंसर, बिना डिसीज के कैसे नहीं रह सकते हैं हॉस्पिटल में। तो अनिता जी ने डॉक्टर का नाम बताया, और अनिता जी को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया, तभी डॉक्टर और अनिता जी के हस्बैंड दोनों के बारे में, उनके दोनों के बीच में जो कुछ भी बातें हुई वो सब अनिता जी ने डॉक्टर से कहा। तभी भी डॉक्टर सरप्राइज हो गए, क्योंकि आपको ये सब कैसे मालूम, क्योंकि आपको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया आप तो कोमा में थे, आपको होश भी नहीं था। फिर दूसरी बात है कि हम दोनों बात किया आपके आईसीयू के रूम से बहुत दूर था, फिर आपने कैसे सुना ऐसा। तो अनिता जी ने बताया, मैं बाहर आई थी, मैंने ऐसा सब आप दोनों के बीच में जो कुछ भी बातें चल रहे थे वो सब मैंने सुना, मैंने मेरे भाई को देखा। तो ये सब क्या है, उसके लिए भी डॉक्टर को भी कोई आंसर नहीं था। तो उसके बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया। मम्मी और हस्बैंड के साथ अनिता जी घर वापस जाते हैं। फिर वापस घर जाने के बाद अनिता जी फुल एंजॉयमेंट के साथ जीने लगे। उनके मन में एंग्जाइटी नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, डर नहीं था, सिर्फ प्यार ही प्यार था। अपने आप के लिए इतना प्यार हो गया उनको, उनके मन में। तो फिर वापस जाने के बाद 2-3 महीने में वो अपने पूरा हेल्थ वापस लिया, और उनको देख के ही सब लोग हैरान हो गए, सरप्राइज हो रहे थे, इवन डॉक्टर्स ऑल्सो। किसी को मालूम नहीं है अनिता जी ने इतना क्विकली, इतने 2-3 हफ्ते के अंदर कैसे हील हो गई, एक ही, विथआउट वन कैंसर सेल इन हर बॉडी। तो सब बोल रहे थे इट इज इनक्रेडिबल, मीन्स ये नामुमकिन है, जो एक पेशेंट लिम्फोमा कैंसर के 4th B स्टेज से एक पेशेंट वापस जिंदगी में आना, ये तो नामुमकिन है। लेकिन अनिता जी कैसे वापस आ गए सिर्फ उनको ही मालूम है। तो उनके वापस आने के बाद अनिता जी ऐसे सोचती है कि अभी ये मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मुझे दूसरा जन्म दिया है, तो मुझे फिर इस धरती पर आने के लिए कोई तो मकसद होगा, वो मेरा एम ढूंढना चाहिए। तो उसी टाइम उनके ब्रदर अनूप इंडिया में से उनको एक ईमेल भेजते हैं, उसमें एक NDE फाउंडेशन के बारे में बोलते हैं,
NDE फाउंडेशन मीन्स, NDE का मतलब है नियर डेथ एक्सपीरियंस। जो भी लोग मौत के सामने, मौत को के सामने जाके, डेथ के सामने जाके फिर वापस अपनी जिंदगी में आ जाता है, वो लोग एक्सपीरियंस लिखते थे है NDA फाउंडेशन में। तो अनिता जी ने भी NDE में अप्लाई किया। तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है जो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने उन्हें कांटेक्ट किया और अनिता जी का स्टोरी पब्लिश किया। अनिता जी को ऐसे लग रहे थे कि अभी उनका एक दूसरा जन्म है। तो अनिता जी आगे क्या बोलते हैं, मुझे कैंसर क्यों हुआ? एक ही आंसर है, डर, फियर। हमारे अंदर का जो डर, वही है रूट कॉज ऑफ कैंसर। बचपन से ही मैंने बताया था, अनिता जी सभी से डरते थे। स्कूल में बहुत डरती थी, सोसाइटी में बहुत डरती थी। सब लोग, ये लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा किया तो समाज क्या कहेंगे, मैंने ऐसा डिसीजन लिया तो फैमिली को कैसे नुकसान होगा। ऐसे ऐसे बहुत तरह तरह के फियर अंदर रहते थे और अपने अंदर वो डर को दबाती थी। फिर दूसरा कारण वो बताती है कि वो एक पीपल प्लीजर थी। पीपल प्लीजर मतलब दूसरों को खुश रखना, हमेशा दूसरों को 24 आवर्स दूसरों को खुश रखने के लिए भागदौड़ करना, अपने आप को चोट पहुंचा के, अपने बॉडी, माइंड, सोल सभी को चोट पहुंचा के दूसरे के खुशी के लिए भागदौड़ करना। तीसरा है फियर ऑफ कैंसर। उनको कैंसर का भी बहुत डर था, मन में बहुत डर था। उन्होंने अपने सामने ही देखा, अपना फ्रेंड सोनी और हस्बैंड का जीजा जी दोनों का डेथ उसने सामने देखा। तो वो भी डर उनके अंदर बढ़ गई थी। और फियर ऑफ केमोथेरापी भी सोनी का वक्त जब केमोथेरापी कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि केमोथेरापी कितना पेनफुल रहते हैं, उसी का भी डर अंदर था। तो ये सब डर अंदर रह के उनको कैंसर हो गया। फिर कैंसर के बाद उन्होंने सब कुछ ट्रीटमेंट किया, जैसे कैंसर को भगाए, जैसे फेथ हीलिंग किया, प्रेइंग, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग सेशंस, और कैंसर के बारे में जो भी बुक होते थे सभी बुक पढ़ लिया। फिर माइक्रोवेव ओवन, प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग फूड, प्रिजर्वेटिव, जिस फूड में प्रिजर्वेटिव डालते हैं वो कैंसर का कारण बन सकता है, तो वो फूड अवॉइड किया। प्लास्टिक कंटेनर में जो फूड आ जाते थे वो भी कैंसिल किया। फिर मोबाइल फोन, ऐसे बहुत सारे उन्होंने अवॉइड किया। देन फॉरगिवनेस थेरेपी, इंडिया में, चाइना में बहुत सारे बुद्धिस्ट और इंडियन योगी से, साधु संतों से मिली, उन लोगों से एडवाइस लिया। फिर वेजिटेरियन बना। फिर प्रकृति में ज्यादा अटैच किया, प्रकृति में जाके मेडिटेशन किया। फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, चक्रा हीलिंग किया, एवरी टाइप ऑफ हीलिंग सेशंस उसने अटेंड किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके बॉडी में कैंसर बढ़ गई, कैंसर पूरी तरह स्प्रेड हो चुकी थी। वो सेकंड स्टेज से 4th B स्टेज में पहुंच गई। फिर कैंसर से स्ट्रगल करते लड़ते लड़ते उसने एक दिन ऐसा ही डिसीजन लिया कि नाउ आई विल डू लेट गो। अब मैं ऐसा भावना रखूंगी कि जाने दो, अभी तो मैं कैंसर से डरती नहीं हूँ, मुझे कैंसर से डर नहीं है और मौत से भी डर नहीं है। मैं दोनों को वेलकम कर रही हूँ, मैं इनवाइट कर रही हूँ। अगर आप मुझे लेना चाहते हो तो मुझे ले लो, मुझे मौत देना चाहते तो मौत दे दो। मैं खुशी खुशी डेथ और कैंसर दोनों को इनवाइट कर रही हूँ। और अपने आप को बहुत प्यार करने की कोशिश की। उन्होंने एनालिसिस किया कि बचपन से लेके अपने आप को वो बहुत तकलीफें दी, दूसरों का सुन के अपने आप को बहुत तकलीफें दी, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दिया, अपने आप को कंसिडर नहीं किया, अपने आप को काइंडनेस, दया नहीं दिया। तो अभी से मैं वो सब अपने लिए करने वाली हूँ, इसलिए मैं कैंसर और डेथ, मौत दोनों को गले लग रही हूँ। तो ये जब अनिता जी ने ये सब उनके मन में सोचा, उसी दिन उनको कोमा में चली गई थी। तभी उनको पता चला कि उन्होंने अपने आप को बहुत सारे जजमेंट की थी।
अभी उनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी बात के लिए कोई चिंता नहीं है। वो वननेस सीखा। वननेस मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज वन। मैं अलग, तुम अलग, वो अलग, ये अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसे हूँ वैसे ही आप भी है। आप में भी मैं अपने आप को दिख रही हूँ। अगर मैंने आपको चोट पहुंचा तो खुद को चोट पहुंचाने जैसा है। इसलिए सभी से प्यार करने लगी और सभी में सुंदरता ही उनको दिखने लगी। फिर वो कहती है कि सभी को आवर सेल्फ, हमें और दूसरों को टोटल रिस्पेक्ट और काइंडनेस देना चाहिए, दया देनी चाहिए। नर्चरिंग और ऑन सोल इज नेसेसरी। हमारे सोल का रक्षा करना, हमारे आत्मा का रक्षा करना, हमारे आत्मा को हैप्पी रखना, हमारे आत्मा को रिस्पेक्ट करना, हमारे आत्मा को दया देना, ये सब हमें करनी चाहिए। दूसरों को भी मदद करनी चाहिए, दूसरों का भी मदद करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें अपने आप का भी रक्षा करना चाहिए, हमें अपने आप का प्यार करना चाहिए। प्यार मीन्स अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब मैं आपको प्यार किया और आप भी मुझे प्यार करें, मैंने आपको ये चीज दिया, आप भी मुझे वापस वो चीज दे। कुछ किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना, वो अनकंडीशनल लव रहता है। तो ये सब, ये सेल्फिशनेस नहीं है। कोई कहेंगे अरे अपने आप, खुद सिर्फ अपने आप को प्यार करना, ये तो सेल्फिशनेस बोलते हैं, लेकिन ये सेल्फिशनेस नहीं है अपने आप को प्यार करना। ये सब अनिता जी कह रहे हैं। और इस पुस्तक मैंने 3 महीने पहले परचेस किया था, अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो तभी से पढ़ रही थी। पहले बार जब रीड किया तभी आधा ही समझ में आ पड़ी। अभी सब कुछ मीन्स 70 to 80% समझ में आ रहे हैं क्या है। तो इस बुक से मुझे जो पॉइंट्स अच्छा लगा, मुझे जो मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में अप्लाई करना है वैसा लगा, वो मैं अभी बताने जा रही हूँ। वो मैं पिछले 1 महीने से वो अप्लाई करने की कोशिश भी करती रहती हूँ। एक्सेप्ट वॉट एवर वी कैन चेंज, डोंट स्ट्रगल विथ इट। हमें हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस या पीपल या प्लेस या कोई चीज कुछ भी आ रहे हैं, हम अगर उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज करने की कोशिश मत करना, उनसे झगड़ते नहीं रहना, फाइट नहीं करना, स्ट्रगल नहीं करना, उसे एक्सेप्ट करना और जिंदगी आगे बढ़ाना। दूसरा पॉइंट है कि अनकंडीशनल लव टू आवरसेल्फ एंड टू ऑल अदर्स, एनिमल्स, ट्रीज। दूसरे हमें अपने आप से अनकंडीशनल लव करना चाहिए। पहले अपने आप से अनकंडीशनल लव करना चाहिए, फिर दूसरों से, फिर दूसरे जो भी प्राणी, जीव जंतु जो कुछ भी है, सभी से अनकंडीशनल लव करना चाहिए। अगला पॉइंट है स्पेंडिंग मच टाइम विद नेचर। हमें प्रकृति के साथ बहुत जितना हो सके उतना टाइम बिताना चाहिए। मैं बचपन से ही नेचर बहुत पसंद करती थी। जब भी बचपन में भी मैं, जब भी प्लान करते थे, जब एक ट्रिप प्लान करते थे फैमिली, तभी मैं बोलती थी मुझे जंगल जाना है। अभी भी मेरे बच्चे और हस्बैंड बोलते हैं अगर टूर प्लान करना है तो हम जंगल ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मम्मी को जंगल ही पसंद है। दूसरा पॉइंट है कट और सम ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत समझ के, और हमारे अंदर बचपन में ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बिलीफ सिस्टम डाले हैं, वो सब थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ। अगर लड़की हुआ, घर में लड़की पैदा हुई, तभी पहला सेंटेंस ये रहता है अरे लड़की हुई है, अभी कमाना शुरू करो, पैसा पैसा कमाओ, बहने बनाओ, लड़की है उसकी आखिर तो उसकी शादी करनी है। मीन्स लड़की मतलब लड़की इक्वल टू शादी, मैरिज, ऐसे हो गई। ऐसा नहीं है। अगर कोई लड़की पैदा हुई, उसको शादी करके जाना, उसका भी एक डिसीजन रहता है, उसका भी एक सॉल्व प्रोग्राम रहते हैं। अगर वो शादी के वजह आगे पढ़ना चाहती है, एक जॉब करना चाहती है, अपने लाइफ फ्रीली रहना चाहती है, अब उसको फ्रीडम
देना ही चाहिए। लड़की का एंड डेस्टिनेशन शादी ये बिलीव नहीं रखना चाहिए। और अगर लड़का हुआ लड़की हुई तो भी हम बच्चों पर बहुत जोर डालते हैं। मीन्स अगर हम घर में हम सब पढ़े लिखे हैं, अभी पापा मम्मी सब डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, तो बच्चों को भी वही बनना। तुम लोग कुछ भी करो लेकिन तुम्हें इंजीनियर ही बनाना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनाना है, क्योंकि हम दोनों डॉक्टर से, नहीं तो तेरे पापा डॉक्टर है। अगर तू नहीं बनेगा, तू इंजीनियर नहीं बनेगा, तो हमारा सोसाइटी में कोई नाम नहीं रहेगा। इसलिए नाम रखने के लिए तुझे या डॉक्टर या इंजीनियर ऐसा ही बनना है। लेकिन हमें बच्चों को एडवाइस दे सकते हैं, उनको राइट पाथ दे सकते हैं, उनको जो अच्छा है उनके, क्योंकि जब जो बच्चे रहते हैं तभी उनको पता नहीं चलता, तो हमें उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर जोर नहीं डालना चाहिए। उनका भी डिसीजन रहते हैं, उनका भी पसंद रहते हैं, उनका भी विशेष रहते हैं, उनको भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। अरे बच्चा है, तुझे कुछ मालूम नहीं है, सब कुछ हम लोग तय करेंगे, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और एक पॉइंट है गिव आवरसेल्फ प्रायोरिटी। हमें अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए। हाँ, दूसरों का घर भी संभालना है, बाहर का जो जॉब है वो भी करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस भाग दौड़ में अपने आप को भूल जाते हैं। स्पेशली हम लेडीज अपने आप को भूल जाते हैं और इस ऐसे ही काम में व्यस्त रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर हम कुछ चीज नहीं करना चाहते हैं, कुछ चीज हमारे लिए नेगेटिव है, अगर हमारे मन, हमारे सोल कह रहे हैं ऐसा मत करो, ऐसा इसकी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट एक परफेक्ट नो बोलना चाहिए आपको। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं इधर नहीं जाना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो करने की हिम्मत रखना चाहिए। मीन्स अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए। और एक पॉइंट है, नेवर बी ए पीपल प्लीजर। दूसरों को हमेशा अपने आप को तकलीफ में डाल के दूसरों का काम करने के लिए भाग दौड़ करना, उसी को पीपल प्लीजर बोलते हैं। हाँ, इसका मीन सेल्फिशनेस नहीं है, हमें दूसरों का हेल्प करना चाहिए, हमसे जितना हो सके दूसरों का हेल्प करना चाहिए, लेकिन अपने आप को कभी तकलीफ में डालना, अपने आप को तकलीफ में डालना, अपने बॉडी को तकलीफ में डालना, अगर आप डर डर के कुछ चीज करना, नहीं तो अंदर ही अंदर नहीं करना चाहते हैं फिर भी आप करते हैं, तो वो सब आपके इमोशंस रहते हैं। तो इमोशंस हमारे बॉडी पर बहुत असर करता है। हमारे बॉडी के ईच सेल में, आपको सबको मालूम है, डीएनए रहते हैं, हमारे कैरेक्टर एक्सप्रेशन, हमारे सब कुछ वो डीएनए जीन में रहते हैं। तो हम जितना स्ट्रेस करेंगे, जितना डरेंगे, जितना शेम करेंगे, हम जितना गिल्टी फील करेंगे, मुझे नहीं करना था फिर भी मैं कर रही हूँ, उनको अच्छे करने के लिए, उनके मुंह से अच्छे सुनने के लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन हम एक्चुअली अपने आप को तकलीफ में डालते हैं। उस टाइम क्या हो जाता है, हमारा डीएनए स्ट्रैंड रहते हैं ऐसे वर्टिकल, वो स्ट्रैंड श्रिंक हो जाता है, वो गोलाकार में हो जाता है, वो अपने डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये सब थोड़ा बहुत साइंस और जेनेटिक्स है। तो उसी के वजह से हमें पीपल प्लीजर नहीं बनना चाहिए। अगला एक पॉइंट है फॉरगिव एंड लेट गो। हमें अपने आप को भी फॉरगिव करना है, अपने आप को भी क्षमा करना है, दूसरों को भी क्षमा करना है, और जो कुछ भी हो गया है उसको लेट गो करना चाहिए। एक ही चीज में अटक नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज में अटक रह के स्ट्रगल करके अपने खुद का बॉडी, तन मन और सोल को हम खुद तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए फॉरगिव एंड लेट गो। उसके बाद एक पॉइंट है जजमेंट नहीं करना, हमारा भी जजमेंट नहीं करना, दूसरों का भी जजमेंट नहीं करना। हमें वो हक नहीं है, हमें वो राइट्स नहीं है। हमें एक्सेप्ट करना है दूसरे सामने के आदमी और सामने के कोई भी सिचुएशन कैसा है, अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमें उसी में रहना है, तो वो एक्सेप्ट ही करना। हाँ, ये तो ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये औरत ऐसा है, इस
सिचुएशन ऐसा ही है, मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। मैं स्ट्रगल करने जाएंगे तो नुकसान मेरा ही होगा। इसलिए किसी का जजमेंट करना, हमारे अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलना, मीन्स मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरा आवाज अच्छा नहीं है, मेरा बाल अच्छी नहीं है, मुझे कलर नहीं है, स्किन कलर नहीं है, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। हम जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो और अपने आप को इतना प्यार करो। पहले अपने आप जैसे ही है, जैसे भी है वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपने आप को प्यार करो। आप जैसे भी है वैसे प्यार करो। मेरा नेचर अच्छा नहीं है, मैं गुस्सा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अपने आप को बिल्कुल जजमेंट नहीं करना। उसी तरह दूसरों का भी जजमेंट हम नहीं करना चाहिए। हमेशा खुशी से रहना। हमें हमारे अभी के लाइफ में जो भी है, जो भी चीज हमारे साथ अभी है, जो भी लोग हमारे साथ अभी है, उन सभी को ग्रैटिट्यूड करना, सभी को थैंक्स बोलना। क्योंकि जो भी लोग हैं हमारे साथ अभी, हमने ही उनको अपने हमारे लाइफ में बुलाया है, तो इसलिए आने के लिए उनको ग्रैटिट्यूड बोलना, थैंक्स बोलना, कभी जजमेंट नहीं करना। फिर लास्ट पॉइंट है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये तो मुझे तो मैंने मंगल मैडम का 21 डेज ऑफ मेडिटेशन प्रोग्राम किया था, उसी में पहले बार मैंने उनसे ही सीखा था ही कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। कभी भी अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। वो सोच सोच के वो दिमाग में हम इकट्ठा करते हैं, वो और इकट्ठा करके वो सब बैगेज लेके हम पूरी जिंदगी जाते हैं। जो पास्ट में हो गया उसको वहीं छोड़ दो, हील कर दो। क्योंकि पास्ट में जो हुआ उसको हम सोच के या उससे झगड़ के उसको बार बार उसको सोच के हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में, इसलिए पास्ट को छोड़ दो। और फ्यूचर के बारे में तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्योंकि हम सब अभी स्पिरिचुअलिटी में है और जो भी स्पिरिचुअलिटी में आ गया है उन सभी को मालूम है, क्योंकि हमें फ्यूचर की कोई चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने एक बार ठान लिया मन में मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मेरे फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, तो वो अपने आप हो जाता है। उसके लिए हमें प्योर और क्लियर माइंड की जरूरत है। ये दोनों है, आप राइट पाथ पे हो तो फ्यूचर के बारे में सोचने की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर, हमारा फ्यूचर सब कुछ अच्छी तरह हमने जैसे सोचा वैसे ही हो जाएंगे। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग अभी स्पिरिचुअलिटी में है, आप सभी को पता है। तो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट वेयर वी लिव विथ वॉट एवर वी हैव। हमारे पास जो कुछ भी है, जिधर जी रही है उसी में हैप्पीली रहो। ये सब पॉइंट में अपने लाइफ में थोड़ा अभी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। ऐसा इतना सब बोल के मैं अब मेरा ये प्रेजेंटेशन इधर खत्म कर रही हूँ। मुझे विहंगम ज्ञानधारा एपिसोड में मुझे एक प्रेजेंटेशन करने के लिए मौका दिया मंगल मैडम ने, तो मैं मंगल मैडम, सुदर्शन पिरामिड, यूनिवर्सल एनर्जी सभी को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद अमृता मैडम, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। किसको क्वेश्चन्स पूछणे, कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा, काही बोलायचं असेल तर अनम्यूट करू शकता। मैम आप सिक्योरिटी बदलिए, उनको अनम्यूट का चांस है, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक। कोणाला बोलायचंय? सरिता सावरकर मॅडम अनम्यूट केले, तुम्हाला बोलायचंय? हो मॅडम, हा बोला। मी हे पुस्तकाचं हे ऐकलं आता. मी थोडी डिप्रेशन मध्ये होती, बर। मुलीच्या लग्नाच्या डिप्रेशन मध्ये होती. हम्म तर मला हे ऐकून म्हणजे एकदम पॉझिटिव्ह मध्ये आली. हम्म कारण मुलीचं लग्नाचं स्थळ आलं आहे आणि माझी म्हणजे तिकडूनही होकार आलेला आहे. बर। पण पोरगी थोडी भीत आहे लग्नाकरता. तर त्याच्यामुळे हे पुस्तक मला विकत घ्यायचं आहे. तर त्याचं नाव वगैरे सगळं पत्ता
मुलीला वाचायला द्यायचं आहे. मॅडम तुम्ही तिला ध्यानाला जोडा की भीती येतात ती काय जोडलं मॅडम, मी नवरात्रापासून तिला सगळं फरक हे नाही पडला का? तिचं नाव काय आहे? तिला माझ्याशी भावना. बोलायला पण सांगा. भावना नाव आहे. त्या दिवशी संध्याकाळचं तुमचं हे होतं ना, थोडस मी सकाळचं भावना आडनाव रेकॉर्ड. काय? सावरकर. हो, तिला माझ्याशी बोलायला सांगा उद्या आणि मी बघू आपण काउन्सिलिंग करू तिला. आपण हो, हो मॅडम. काउन्सिलिंग, मेंटॉरिंग, तिला coaching. खूपच गरज आहे मॅडम काउन्सिलिंगची, कारण पण मग मला मी 1 to 1 बोलण्यासाठी नंबर वेळ देत असते, त्यावेळेला फोन नाही आला. तर तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घ्या, आपण काउन्सिलिंग, कोचिंग, मेंटॉरिंग सगळं 1 to 1 करणार आहोत. तुमचा तर नंबर तुम्ही द्या मला बरं तिला मॅडम. उद्या बोलायला सांगा. अमृता मॅडम कडनं सगळं घ्या पुस्तकाचं आणि तिचं काय आहे आपण डिस्कस करूया. ती लग्नाला भीते मॅडम. नाही मग मी बोलेल ना, डिस्कस करेल. आता अजून कोणाला बोलायचंय? शुभांगी मॅडम हात वर आहे, बोलायचंय तुम्हाला? शुभांगी मॅडम, शुभांगी मॅडम बोलायचंय का? हात वर दिसतोय तुमचा. हो हा, बोलायचंय. हा. खूप छान सांगितलं, खूप छान प्रेझेंटेशन होतं आणि इट वॉज लाईक अ स्टोरी. आपल्याला खूप गोष्टी माहिती असतात, असं नाही की नसतं, बट द वे यू कैरिड इट वेरी वेल, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के. आपने बहुत अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट किया, एज इफ आई एम लिसनिंग टू अ वेरी नाइस स्टोरी एंड वेरी कन्विंसिंग थे आप बताते टाइम. तो वो सामने वाले को भी ज्यादा कन्विंसिंग लगा कि जो आपने पढ़ा है या जो भी आपने समझ लिया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है और वो अंदर से आप बात कर रही थी, ऐसा लगा. मीन्स इट वाज लाइक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ऐसा मुझे लगा. सो अच्छा लगा, इसलिए अप्रिसिएशन के लिए मैंने हैंड रेज किया है. थैंक यू. एंड मंगल मैडम, आपने Thank you, बहुत ma'am. अच्छा ये थँक्यू मॅडम. थँक्यू. मंगल धन्यवाद मॅडम, शुभांगी मॅडम. खूप छान धन्यवाद. उपक्रम आहे की त्याच्यामुळे सगळं खूप गोष्टी ऐकायला मिळतात हो. आणि खूप छान. थँक्यू सो मच. एक अजून सांगायचंय अमृता मॅडम बद्दल मला. ऍक्च्युली मी ट्रॅव्हलिंग मध्ये होते, इंट्रोडक्शन केलं त्यावेळेला. तर महत्वाचं म्हणजे अमृता मॅडम या आमच्या पंढरपूर जिल्ह्याच्या व्हॉलेंटियर आहेत आणि त्यांना मराठी कळत नाही फारसं, पण पहिल्या प्रोग्राम पासून ते आहेत आणि पहिल्या प्रोग्रामला त्यांना इतकं ते छान वाटत होतं, सगळं कळत नव्हतं तरी. त्या माझ्या पीपीटीच्या स्क्रीनशॉट घ्यायच्या, मिस्टरांना, मुलांना, आजूबाजूच्या लोकांना विचारायच्या डिटेल अर्थ काय, हे काय, आणि सगळं त्यांनी समजून घेतलं माझं काय म्हणणं आहे आणि इतकं सिन्सिअरली केला तो कोर्स. आणि प्रत्येक कोर्सला आपण सर्टिफिकेट देतो, बेस्ट पार्टिसिपंट, स्मार्ट पार्टिसिपंट, ऍक्टिव्ह पार्टिसिपंट. तर त्यांना ते बेस्ट पार्टिसिपंट म्हणून 2दा 3दा एवढंच नव्हे, तर बेस्ट व्हॉलेंटियर, बेस्ट कोऑर्डिनेटर हे दरवेळेला त्या मिळवतात. आणि तितिक्षेला पण अगदी पंढरपूरवरनं गाडी करून आल्या होत्या. मुलाला घेतलं, मिस्टर नाही म्हटले तर त्यांच्यावर डिपेंडंट राहिल्या नाही, मुलाला घेतलं, गाडी केली प्रायव्हेट आणि भेटायला आल्या. आणि इतकं त्यांच्या जीवनात बदल झालेला आहे या 2-4 महिन्यामध्ये. तर त्यामुळं ते सगळं छान त्यांनी स्टोरी रूप जे सांगितलं ते खरंच असं मोटिवेशनल आहे कोणालाही. महत्वाचं म्हणजे त्यांनी सांगितलं, त्यांचे गुरु जे म्हटले अनिता मॅडमचे, की कॅन्सर हा रोग नाहीये, तर ही एक परिस्थिती आहे शरीरातील मानसिक आणि शारीरिक बॅलन्स न होण्यामुळं. तर या सगळ्या गोष्टींचं, कॅन्सरच नव्हे तर जवळजवळ 90% रोग सायकोसोमॅटिक असतात आणि म्हणूनच ध्यान आणि मनावर काम करण्याची खूप गरज आहे. तर हे और खूप छान आहे. लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल लगाने की, इनको ये लैंग्वेज मराठी नहीं आ रही है, व्हाटएवर हाँ, लगता लैंग्वेज नहीं वर्ड, है. हिंदी भी उनका ऐसा प्योर ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन द वे शी एक्सप्रेस्ड, तो लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस लगा ही नहीं. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे. यस यस, और मैंने उनको बोला लैंग्वेज बैरियर रखना ही नहीं, आपको आगे आना ही है और हाँ. बेधड़क प्रोग्राम करना है. तो पहला प्रोग्राम मैम कोऑर्डिनेट कर रही है. पुस्तक बुक का जो प्रोग्राम है 11 दिन का, वो खुद मैडम कोऑर्डिनेट कर रही है और उसमें हिस्सा भी लिया है. पहले उनको लगता था मुझे लैंग्वेज, मैंने बोला छोड़ दो लैंग्वेज, कुछ नहीं आता बीच में. और जैसे शुभांगी मैडम ने पहचाना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. Yes. So many more to we are expecting from you, ma'am.
और बुक्स आप बताइए हमको और हम सुनेंगे. हाँ हा. मॅम, ऍक्च्युली काय आहे शुभांगी ना, मॅडम, सीतायन त्यांना घ्यायचं होतं, तुम्ही घेतलं म्हटल्यावर त्यांनी हे घेतलं. मागच्या वेळेला त्यांनी सीतायन केलं आणि ते पण खूप सुंदर केलंय त्यांनी. म्हणून तर हार्ट तुम्ही टू हार्ट दोघी झालं ते. जरूर कम्युनिकेशन करा, डिस्कशन करा. त्यांनी Sure. पण वाचलंय ते. आणि Okay. मागचा व्हिडिओ असेल. मैडम आपका वीडियो कौन सा है, मैडम को दे दो लिंक वो. मैडम हाँ, हाँ 9th डे था. 9th डे. हाँ तर शुभांगी मॅडम नक्की त्यांचं विश्लेषण ऐका तुम्ही. सीता यांचं छान सांगितलं होतं तेव्हा त्यांनी. हाँ मॅम, मला ऍक्च्युली मला सांगायचे की जेव्हा मी ड्यूरिंग माय एजुकेशन उसी टाइम में बुक्स पढ़ती थी, बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी. लेकिन शादी होने के बाद बच्चे हो गए, फिर मैं केरल से शिफ्ट हो गए महाराष्ट्र. लैंग्वेज अलग, सिचुएशन अलग, सब कुछ अलग था मेरे लिए. मुझे एडजस्ट होने में ही बहुत साल लगे इधर, क्योंकि खाने से लेके सब कुछ अलग था. मुझे मराठी का एक शब्द भी मालूम नहीं था. मैं बाहर जाती तो सभी के चेहरे पर ऐसे देखती रहती थी, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं था. तो फिर उसके बाद ही मैं अब जुलाई महीने में विहंगम से कनेक्ट हो गई, मंगल मैडम से कनेक्ट हो गई. तो मंगल मैडम ने ही बताया कि बुक्स पढ़ने के लिए. उन्होंने मुझे बहुत सारे बुक्स का लिस्ट भेज दी. उसमें से मैंने बहुत सारे बुक्स लेके आई घर में, और मेरा वो बुक रीडिंग अभी शुरू हो गई है वापस. मेरे फादर मुझे बहुत एनकरेज करते थे रीडिंग करने के लिए, लेकिन वो मेरे 21 ईयर्स में शादी हो गए. उसके बाद मैंने कभी बुक रीडिंग छोड़ ही दी. बीच बीच में मुझे मेरा लैंग्वेज भी लिखना नहीं आता था, मैं सब कुछ भूल गई थी. वो केरला महाराष्ट्र दोनों के बीच में पड़ गई थी मैं. लेकिन अभी मुझे विहंगम से जोड़ने के बाद पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं है. मेरे लाइफ में मुझे जो भी चाहिए, जो भी मैं चाहती हूँ, वो सब अपने आप हो जा रहे हैं. मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. व्हेरी अजून गुड. कोणाला विचारायचंय काय, कोणाला बोलायचंय? मॅडम मला परत बोलायचं आहे. हा बोला बोला. मला पूर्णपणे तुमचा नंबर वगैरे पाहिजे होता सगळं, कारण मी माझ्या मुलीशी बोलेल. सध्या मी पुण्यातच आहे, मी नागपूर जिल्ह्याची आहे, पण मुलीकडे पुण्याला आली आहे, सिंहगड रोडला. कोणाचा नंबर? अमृता मॅडमचा हवाय? नाही, तुमचा हवा आहे मला. माझा नंबर ग्रुपवर मिळतो की हो, सारखी कम्युनिकेशन. सेपरेट असा नंबर म्हणजे मी मला आता देत नाहीये, जरा रेकॉर्डिंग आहे, लाईव्ह आहे. हा, कारण मला तिच्याशी तुमच्याशी भेट मॅडम, करून ग्रुपवर घ्यायची आहे. शोधा, ग्रुपवर शोधा. ठीक आहे. मॅडम मी एक दोन हा ओळी बोला बोलते. बोला सुचेता मॅडम बोला. अमृता नायर मॅडम, तुम्ही खूप छान, अगदी प्रभावीपणे आणि हृदयाला भेटणारे अशी, म्हणजे असं वाटतच नाही की तुम्हाला मराठी येत नाही, हिंदी तुमचं चुकतं. म्हणजे त्या एक आपल्या ह्या म्हणायला तसं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, आणि ह्याबद्दल झालं आणि तुमचं खूप छान झालं. थँक्यू मॅम. ती गोष्ट छान होती. म्हणजे काय, आपण कोणताही आजार झाला किंवा काही झाला तरी खचून जायचं नाही. आपण पॉझिटिव्ह, शेवटपर्यंत पॉझिटिव्ह अँगल ठेवला तर आपण मृत्यूवरही मात करू शकतो, असा संदेश यातून मिळाला. खूप छान झालं. थँक्यू व्हेरी मच. चला, कोणाला बोलायचंय, अजून काही विचारायचंय? तर आता मी ठरवलंय रोज एखादा पॅरेग्राफ किंवा दुसरा पॅरेग्राफ कवितेचा वाचायचा. राहुल अज्ञाताची हे पुस्तक मी घेतलंय. काल तुम्हाला ध्यानावरचं त्यांचं विश्लेषण, म्हणजे काय म्हटले कवितेत ते सांगितलं. दत्ताराम माधवराव गावंड यांचं पुस्तक मी घेतेय. एक पॅरेग्राफ, 2 पॅरेग्राफ कडवी कवितेची मी वाचणार आहे. तर आज वाचतेय ध्यान स्थितीचं. पुढचं कालचं आपण बघितलं. तर ध्यान स्थिती असते एक परिपूर्णतेची अवस्था. यातच येतो अनुभव प्रगाढ शांतीचा आणि विशाल जाणीवेचा. ध्यानस्थिती असते एक परिपूर्णतेची अवस्था. यातच येतो अनुभव प्रगाढ शांतीचा आणि विशाल जाणीवेचा. विशुद्ध ऊर्जेच्या संवेदनशील अवस्थेत राहतो आपण मुक्त सर्व अपेक्षातून, भीतीतून आणि साऱ्या मनोनिर्मित संघर्षातून.
राहते ऊर्जा शांत आणि तत्पर ग्रहण करण्यास मनाच्या सीमेपलीकडून देणारा निशब्द नाद. तर मॅडम तुमच्या मुलीला भीती वाटतेय आणि हो. भीती वाटतेय त्याच्यासाठी मी ही कडवी वाचलेली आहे. तर ध्यानच तिला भीतीतून बाहेर काढणार आहे आणि ऊर्जेशी निगडीत हे मी ध्यानाचं वाचन केलेलं आहे. कारण आपण ऊर्जेला महत्व देतो आणि पुस्तक कथनाचा हेतूच असा आहे की आपण छान ऊर्जेत राहावं, सतत आपण चांगल्या स्पंदनात, चांगल्या व्हायब्रेशन मध्ये, चांगल्या ह्याच्यात राहावं. तर हे पुस्तकाचा कार्यक्रम सुद्धा आपल्याला या स्पंदनात, या ऊर्जेत राहण्यास मदत करणार आहे. म्हणून आपण एकत्र येतोय संध्याकाळी की छान ऊर्जेत राहावं. तर सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद कार्यक्रम अटेंड केल्याबद्दल. आणि अमृता मॅडम खूप खूप धन्यवाद. मी आता मीटिंग बंद करते. हा त्यांचं चालू आहे 6:30 ना. आपला ध्यान योगाचा Meeting कोर्स बंद. सुरू होतोय. 6:30 ध्यान योगाचा कोर्स सुरू होतोय. तर मीटिंग बंद करते. आपल्याला वेळेत बंद करायचं आहे. तर सर्वांना धन्यवाद. भेटूयात उद्या 5 धन्यवाद वाजता. मैडम। अमृता मैम आप जरा थोड़ा ना लिंक सब ग्रुप पे डालते जाइए क्योंकि बहुत आज मुझे फोन आए लिंक नहीं है। लोगों को आदत नहीं हुई एक ही लिंक से, एक ही पोस्टिंग से। तो आप थोड़ा ये बुक रीडिंग का डालते जाइए क्योंकि उनको हाँ आदत मैम, नहीं हुई है। हाँ रोज डालती हूँ। हाँ चलेगा। ओके ओके मैम, थैंक यू।